आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे सीईटी एग्ज़ाम जो आपके 12th लेवल का है। 12th लेवल का जो पेपर होने वाला है 4 और 5 फरवरी और 11 फरवरी को, उसके मॉडल पेपर के रूप में पेपर हम देखेंगे। इसका पेपर कोड आपके 131A और ये RSSB बोर्ड की ओर से करवाया गया पेपर है। तो आप इन प्रश्नों को जरूर देखना, आपको रियल जो पेपर होगा उसकी फीलिंग आपकी जरूर आएगी इसमें। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा आपके राजनीतिक कार्यकर्ता और देशी रियासत से संबंधित नहीं है, सही सुमिलित नहीं है? तो कृष्णदत्त पालीवाल ये धौलपुर के थे, सही बात है ये। और मथुरदास माथुर ये मारवाड़ के थे। गोपीलाल यादव ये आपके भरतपुर से थे। हरिमोहन माथुर का संबंध करौली से नहीं था। इसका आंसर आपके बी ऑप्शन हो जाएगा, हरिमोहन करौली। नेक्स्ट है फिर आपके ऑप्शन सवाल नंबर 2, भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपके 1928 में हुई थी। सेकंड वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर होगा। तीसरा प्रश्न है, जयपुर 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था, जयपुर का पीए कौन था? तो ये विलियम ईडन था। कौन था इसमें? विलियम ईडन था। ये मोक मैसन आपके ये मारवाड़ के थे, जोधपुर के। और मॉरिसन जो था आपके भरतपुर का था और बर्टन कोटा का था। मेवाड़ का पीए कौन था? आप कमेंट करके बताना, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। नेक्स्ट है, भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? यह आपके लॉर्ड कैनिंग के समय में किया गया था। 1858 में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों को संधि कराने वाला अधिकारी कौन था? तो यह था चार्ल्स मैटकॉफ। हटुंडी जो अजमेर में स्थित है, इसमें गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो ये हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, विजय सिंह पथिक ने किस किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजुलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में कर दिया था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, प्रताप नामक समाचार पत्र। नेक्स्ट है 19, ये सावधानी पूर्वक निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कथन का चयन कीजिए। यह है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था समाज सुधार। तो ये दोनों ही कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोनों ही कथन इसमें सही है। 1857 की क्रांति में अंग्रेज और जोधपुर राज्य की जो संयुक्त सेना थी उसको किसने पराजित किया था? तो ये थे अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह, इन्होंने इनको पराजित किया था। अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने जो दो प्रमुख युद्ध लड़े थे, बिठोड़ा का युद्ध और चेलावास का युद्ध, इन दोनों युद्धों में से काला गोरा का युद्ध किसको कहा जाता है? आप कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट है फिर आपके, अच्छा, इसमें जयदयाल और मेहराब खां जो थे वो आपके कोटा की क्रांति के नेतृत्व करता थे। अगला प्रश्न आपके 10वां है, निम्नलिखित में से किसने जो चंवरी कर लगाया था? तो चंवरी कर जो लगाया गया था ये आपके बिजुलिया किसान आंदोलन में संबंधित है। इसका आंसर आपके हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, बिजुलिया। अच्छा, बिजुलिया किसान आंदोलन जो हुआ था वो 3 चरणों में हुआ था। ये कितने वर्षों तक चला था? जो कि भारत का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन है, वो कितने वर्षों तक चला था? इसका उत्तर आप कमेंट करके बताना। महान सर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो महान सर सोने चांदी की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। सही आंसर हो जाएगा आपके महान सर, ए वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपके 12 नंबर है, शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध है स्वामी केशवानंद जी। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था आपके मंगलूना गांव में हुआ था। बाणासुर गांव में जो जन्म हुआ था वो बाणासुर गांव में जन्म हुआ था मेजर शैतान सिंह का, जो कि राजस्थान के दूसरे परमवीर चक्र विजेता हैं। प्रथम परमवीर चक्र विजेता है पीरू सिंह, जो रामपुरा बेरी गांव से संबंध रखते हैं। हरनावा गांव से संबंधित है। राजस्थान की दूसरी मीराबाई, जिसको रानाबाई के नाम से जाना जाता है, नागौर के हरनाव में इनका जन्म हुआ था। सी वाला ऑप्शन इसमें हो जाएगा। तो शिक्षा संत के रूप में तो आपके मंगलोना के हैं, ठीक है, केशवानंद जी। भारतीय लोककला मंडल संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय लोककला मंडल आपके उदयपुर में स्थित है। 1952 में जो देवीलाल जी सामर है उनके द्वारा स्थापित है। और भारतीय जो राजस्थानी संस्कृति उसको बचाने के लिए, लोक कलाओं को बचाने के लिए, विशेष तौर पे कठपुतली को बचाने के लिए ये यहाँ पे जिसका स्थापना की गई थी 1952 में देवीलाल सामर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें तो कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेले का आयोजन कहाँ पे आयोजित होता है? तो कार्तिक महीने की जो अमावस्या, ये पूर्णिमा होती है, उस दिन यहाँ पे मेला लगता है जालरापाटन में, झालावाड़ में, ठीक है। जालरापाटन ऑप्शन में है तो फिर जालरापाटन नहीं होगा, जालरापाटन नहीं होगा तो फिर हम झालावाड़ करेंगे। तो झालावाड़ और जालरापाटन दोनों ऑप्शन में है, तो फिर हम जाएंगे झालावाड़ के साथ, जालरापाटन के साथ में। सीताबाड़ी प्रसिद्ध है, ये 12 जिले में आती है सीताबाड़ी, और सीताबाड़ी सहरिया जनजाति से संबंधित है। यहाँ पे इनका मेला लगता है। किशनगंज और शाहबाद में सबसे ज़्यादा सहरिया जनजाति निवास करती है। सहरिया जनजाति एकमात्र जनजाति जो कि आदिम जाति समूह में शामिल की गई हैं। नेक्स्ट है फिर आपके 15 नंबर क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ किले पर जो विजय स्तंभ स्थित है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, उस पर ये पहला स्मारक है जिस पर डाक टिकट जारी हुआ था। तो डाक टिकट कब जारी हुआ था? विजय स्तंभ पर डाक टिकट कब जारी हुआ था?
तो ये डाक टिकट जारी हुआ था 15 अगस्त 1949 को ये डाक टिकट जारी हुआ था। ये राजस्थान की पहली इमारत है जिसके ऊपर डाक टिकट जारी हुआ था। सेकंड वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। अच्छा, विजय स्तंभ कितना मंजिला है, ये आप कमेंट करके जरूर बताना। विजय स्तंभ कितना मंजिला, जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। और राजस्थान का पहला विजय स्तंभ किसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किला में स्थित है। तो अकबर के द्वारा जो 1570 में नागौर दरबार लगाया गया था, उसमें ये किला, ये शुक्र तालाब बनाया गया था। शुक्र तालाब आपके नागौर किले में बना हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन, नागौर। अगला प्रश्न है कि लोदरवा किसके लिए प्रसिद्ध है। तो लोदरवा तो जेएनयू के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा लोदरवा, आपने महेंद्र और मूमल की कहानी भी सुनी होगी, उससे भी संबंधित है ये। साहिबदीन नामक चित्रकार मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था। तो साहिबदीन जो था आपके, वो जगत सिंह प्रथम का संरक्षण प्राप्त था। एक तो है साहिबदीन और एक है साहिब राम। तो साहिब राम कहाँ का चित्रकार था, आप कमेंट करके बताएंगे। साहिब राम ये कहाँ के चित्रकार थे। नेक्स्ट है, फल्गुबाई का संबंध कौन से लोक नृत्य से। तो फल्गुबाई ये आपकी चरी नृत्यांगना है। और चरी नृत्यांगना ये किशनगढ़ की है फल्गुबाई, जो कि चरी नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। बम्बई नृत्य से संबंधित आपकी तारा शर्मा है। कृष्णा व्यास संघानी ये आपके बम्बई नृत्य से संबंधित हैं। कालबेलिया ये आपकी गुलाबो कालबेलिया डांसर है। और तेरह ताली मांगी बाई जो कामर संप्रदाय है उनसे संबंधित है। अगला प्रश्न आपके, कौन सा तीन बाकी के वाद्य यंत्रों से अलग हैं। तो फिर आपके 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, खड़ताल। ये गण वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है। बाकी जो है आपके सुशील वाद्य यंत्र में फूंक दे के बजाए जाते हैं। शहनाई फूंक दे के बजाई जाती है, मशक फूंक दे के बजाई जाती है, और अलगोजा भी 2 बांसुरियाँ होती है, उसमें भी फूंक दे के बजाया जाता है। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है, कमेंट करके जरूर बताना। अगला प्रश्न आपके 21 नंबर है, निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र में प्रताप सिंह बारठ को कारावास किस हुआ था। तो ये आपके बनारस षड्यंत्र में हुआ था, और फिर आपको इनको प्रताप सिंह बारठ को बरेली जेल में रखा गया था। इसका आंसर आपके डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके, कौन सा जो आभूषण और मानव अंग सही सुमिलित नहीं है। तो सुरीलिया तो कान का है, सुरीलिया कान का सही है। तीमड़िया गले का सही है। तगड़ी कमर की सही है। लेकिन रमजोल आभूषण कलाई का आभूषण नहीं है, रमजोल तो पैरों में पहना जाता है। आप कमेंट करके बताना कि नौगरी आभूषण कहाँ पहना जाता है। एक तो है नौगरी आभूषण और एक है नेवरी आभूषण, दोनों ही आभूषण कहाँ पहने जाते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट है, श्रीधर अंगारे को किस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। तो श्रीधर अंगारे को जो देवगढ़ चित्रशैली उसको प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। आंसर हो जाएगा आपके श्रीधर अंगारे ये आपके देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। आपने थोड़े दिनों पहले एक नाम सुना होगा, अजारा की ओवरी। तो अजारा की जो ओवरी है वो आपके देवगढ़ चित्रशैली से संबंधित है। इसके अलावा मोती महल भी यहाँ का प्रसिद्ध है जो चित्र है। नेक्स्ट बात करते हैं, शाहपुरा आपके भीलवाड़ा से संबंधित है, फट चित्रण के लिए जाना जाता है। प्रताप सिंह बारठ, केसर सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ, ये बारठ परिवार आपके शाहपुरा से संबंधित हैं। उनियारा ये आपके टोंक जिले में आता है, ठीक है, उनियारा टोंक में। किशनगढ़ बनी ठंडी के लिए प्रसिद्ध है। और बनी ठंडी का चित्रकार कौन था, आप कमेंट करके बताना। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 24 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित करना इनमें। तो करणी माता जो लोग कुल देवी है वो आपके चारणों की कुल देवी है करणी माता, और देश नौक में इनका मंदिर बना हुआ है। सफ़ेद चूहे पाए जाते हैं जिनको काबा कहा जाता है। सकराय माता ये खंडेल वालों की कुल देवी, उदयपुर वाटी झुंझुनू में इनका मंदिर बना हुआ है। आई माता बिलाड़ा जोधपुर में इनका मंदिर है, और सिरवी जाति की ये कुल देवी है। इसके अलावा इनके मंदिर से जो दीपक होता है उसकी जोत से कैसे टपकती है। नारायणी माता अलवर में ये इनका मंदिर बना हुआ है। बरवा डूंगरी राजगढ़ अलवर में इनका मंदिर है। और मीणा और नाई दोनों समाज में इनके मंदिर में पूजा को लेकर जो विवाद चल रहा है, तो इस प्रकार से आपको इनमें मिलान कर लेना है। 25 नंबर क्वेश्चन आपके, बातारी फुलवारी जो है वो कितने खंडों में विभक्त हैं। तो ये 14 खंडों में विभक्त हैं। बातारी फुलवारी ये विजयदान देथा की रचना है। विजयदान देथा जिनको बिज्जी के नाम से लोकप्रिय है, और इनकी एक उपन्यास है दुविधा, जिस पर जो अमोल पालेकर ने शाहरुख खान और रानी मुखर्जी पर अभिनीत जो पहली फिल्म का निर्माण यहाँ पे करवाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 14 खंडों में है बातारी फुलवारी, ठीक है। और ये बीजी के नाम से प्रसिद्ध है, और 2007 में इनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद देव जी का मंदिर और जो कि जयपुर में है, मदन मोहन जी का मंदिर जो कि करौली में है, वो कौन से संप्रदाय से संबंध रखते हैं। तो ये गोंडी संप्रदाय से संबंधित रखते हैं, गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित रखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, केसर सिंह बारठ ने चेतावनी राचुंगट्या संबोधित करके लिखा था। तो ये 13 सोटे थे, और 13 सोटे जो लिखे गए वो आपकी मेवाड़ के महाराणा थे उस समय फतेह सिंह जी, जो कि लॉर्ड कर्जन के जो दरबार में, जो दिल्ली दरबार में भाग लेने के लिए जा रहे थे, तो उनका स्वाभिमान जगाया था केसर सिंह बारठ ने 13 सोटे लिखकर, ठीक है।
आंसर हो जाएगा इसका आपके सेकंड ऑप्शन, फतेह सिंह जी। अगला क्वेश्चन आपके, जोधपुर का महामंदिर कौन से किसका उपासना स्थल है? तो आप सभी को पता होगा जोधपुर का जो महामंदिर है वो नाथ संप्रदाय से संबंधित है, और जोधपुर के एक महाराजा हुए मान सिंह जी। मान सिंह जी नाथ संप्रदाय से गहरा इनका रिश्ता था, नाता था, तो ये अनुयायी थे नाथ संप्रदाय के, तो इन्होंने ये मंदिर का निर्माण करवाया था जोधपुर में। इसके अलावा जालोर का जो सूर्य मंदिर है, जालोर का सूर्य मंदिर है, ये भी इन्हीं संप्रदाय से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बडार क्या? तो बडार तो विवाह के अवसर पर जो भोजन करवाया जाता है वो बडार होता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन बडार। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखो, हमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी का है, वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण का है, कोवलेमाला उद्योतन सूरी का है। पृथ्वीराज विजय चंद्र बरदई ने नहीं रखा था, ये तो पृथ्वीराज विजय तो जयनक की रचना है, जो कि कश्मीरी पंडित थे पृथ्वीराज विजय, ये जयनक के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। अच्छा, राजस्थान के राज्य कवि कौन है और ये इनका संबंध कौन सी रियासत से था? आप कमेंट करके बताना। इसके अलावा एक और ग्रंथ है वीर सतसई, वीर सतसई, ये किसने लिखा? ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगला प्रश्न आपके, मुक्ति नामक जो रचना है, मुक्ति नामक रचना, इसके रचयिता कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे मिठेश निर्मोही, जो कि 2021 में अपने साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था इन्होंने। मुक्ति जो है आपके मिठेश निर्मोही है। अच्छा, 2022 का जो राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता था? ठीक है, कमल अम्बा ने जीता था। तो इनकी किताब का नाम आप कमेंट करके बताना, कमल अम्बा की किताब का नाम क्या है, जो कि 2022 में राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है, उनको प्रदान किया गया है। तो जो कमल अम्बा है, उनकी किताब का नाम आप जरूर कमेंट करके बताना। भील जनजाति के पुरुष कमर से पर जो वस्त्र लपेटते हैं उसको क्या कहते हैं? तो भील जनजाति के जो पुरुष हैं वो कमर पर जो वस्त्र लपेटा जाता है उस वस्त्र को कहा जाता है खोइतू। क्या कहते हैं उसको? खोइतू कहते हैं। पोतिया जो होता है उनके सिर की पगड़ी को कहते हैं, पगड़ी पे सिर पे जो वस्त्र लपेटते हैं उसको कहते हैं कछाबू। जो होता है वो घाघरा होता है, ये अविवाहित महिलाओं के द्वारा, अविवाहित लड़कियों के द्वारा पहना जाता है, जो कि घुटनों तक का घाघरा होता है, उसको कच्चाबू कहा जाता है। नेक्स्ट है, चार हाथों वाले लोक देवता किसको कहते हैं? तो वीर कलाजी राठौड़ को चार हाथों वाले लोक देवता कहा जाता है, और ये जो साका हुआ था अपने अकबर के समय में, उस समय जो शहीद हो गए थे वीर कलाजी राठौड़, चित्तौड़ किले में इनका जो छतरी बनी हुई है। अगला प्रश्न आपकी, सांप्रदायिक स्वार्थ का प्रतीक काजी, काजी हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले से संबंधित रखते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सुहरावादी। अब देखो, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, लेकिन वहाँ पे काजी नहीं था, वहाँ पे शेख हमीदुद्दीन था, तो फिर उसका चिश्ती माना था, और इसका में काजी हमीदुद्दीन है, जो कि आपके सुहरावर्दी हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी से होगा। मलिक शाह की जो मस्जिद है वो कहाँ पे स्थित है? मलिक शाह की मस्जिद आपके जालोर किले में स्थित है। इसके अलावा तोपखाना मस्जिद भी जालोर में ही है, जो कि परमार शासक के द्वारा, भोज के द्वारा पहले एक संस्कृत पाठशाला के रूप में था, और एक संस्कृत पाठशाला जो विग्रहराज चतुर के द्वारा, बिसल देव के द्वारा आपके अजमेर में बनाई गई थी, जिसको बाद में जो अढ़ाई दिन के झोपड़े में परिवर्तित कर दिया था। अढ़ाई दिन के झोपड़े नाम रखने का कारण ये भी है कि उसके ऊपर जो अढ़ाई दिन का जो पंजाब शाह पीर का जो उर्स भी लगता है वहाँ पे। 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, यदि भारतीय मानक समय IST को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा का दर्जा दिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा? तो 97.30 डिग्री पूरी देशांतर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। भारतीय कृषि शुष्क क्षेत्र कृषि की जाती है, तो भारतीय शुष्क क्षेत्र कृषि की जाती है आपके 35 से 75 सेंटीमीटर में, आंसर हो जाएगा इसका सेकंड ऑप्शन। भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में किसने विभाजित किया? तो ये योजना आयोग के द्वारा विभाजित किया गया है, ठीक है। और राजस्थान में कितने कृषि जलवायु प्रदेश को विभक्त किया गया है? ये कमेंट करके आप खुद बताएंगे, राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी राजस्थान में कहाँ पर स्थापित की गई? तो ओलिव रिफाइनरी जो है आपके राजस्थान में कहाँ पर स्थापित की गई है? तो ये लूणकरणसर बीकानेर में इसको स्थापित किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा लूणकरणसर बीकानेर। लूणकरणसर आप सभी को पता होगा, ये राजस्थान का राजकोट कहलाता है मूंगफली उत्पादन के कारण। मूंगफली के उत्पादन में गुजरात का सबसे प्रथम स्थान आता है, दूसरे स्थान पर आता है अपने राजस्थान का। और लूणकरणसर जो कि लूणकरण के द्वारा जो बसाया गया शहर था, इसका आंसर हो जाएगा आपके सेकंड ऑप्शन लूणकरणसर। पचभद्रा आप सभी को पता है रिफाइनरी यहाँ पे लग रही है। और अमर सागर पवन ऊर्जा की प्रथम यहाँ पे चक्की लगी थी पवन ऊर्जा की। सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन है, ठीक है। ये सूरतगढ़ जो आपके हैं वो श्रीगंगानगर जिले में आता है, और ये ठुकरावा गांव है, ठीक है। ठुकराना या फिर मुझे इस नाम दो नाम मेरे को दिमाग में आ रहे हैं अभी। एक तो ठुकरावा या ठुकराना, कुछ इसी प्रकार से गांव है, वो सूरतगढ़ जो है वहाँ पे ये थर्मल पावर बना, सुप्रतापित थर्मल पावर जो आपके रूस के सहयोग से बना था, ठीक है।
राजस्थान में भारत में सर्वाधिक रागी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे जो रागी उत्पादक राज्य है वो कर्नाटक हो जाएगा। स्थानांतरित कृषि और उसमें क्षेत्र कौन सा है जो इसमें से सही सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से जो आपके डी वाला कुमारी मध्य प्रदेश, ये सही नहीं है। बाकी पोनम केरल का है, पोडू आंध्र प्रदेश उड़ीसा का है, जूम असम का है। राजस्थान में जो स्थानांतरित कृषि की जाती है, ठीक है, भील जनजाति के द्वारा, जो मैदानी भागों को और पहाड़ी क्षेत्रों को जो जला के जो खेती की जाती है, उस स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? आप कमेंट करके ज़रूर बताना। पाक स्टेट अवस्थित है, तो पाक स्टेट आप सभी को पता होगा, ये भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। एक है मैकमोहन, ये मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में है? और एक है रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा, ये किन दो देशों के बीच में है? आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगला प्रश्न आपके 43 नंबर, सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है, इनमें से कौन सा जो सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है? तो बारनेर होगा, बाकी सभी जो सतपुड़ा श्रृंखला के भाग हैं। और 44 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक प्रतिशत है? तो ये हो जाएगा आपके मिजोरम। मिजोरम का प्रतिशत है जो सबसे ज़्यादा है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। राजस्थान के किन जिलों समूह में कच्छारी मृदा पाई जाती है? तो कच्छारी मृदा पाई जाती है कोटा बूंदी में। कोटा बूंदी में वर्टिसोल्स मृदा पाई जाती है, कच्छारी मृदा वहाँ पे मध्यम काली जो मृदा है वहाँ पे पाई जाती हैं। नेक्स्ट है 47 नंबर, 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात राष्ट्रीय लिंगानुपात से 15 बिंदु कम है। तो राष्ट्रीय लिंगानुपात से 15 बिंदु कम है, आपके ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही आंसर होगा। अच्छा, भारत और राजस्थान का जो लिंगानुपात है वो कितना है? आप कमेंट करके बताना कि भारत का लिंगानुपात कितना है और राजस्थान का लिंगानुपात कितना है। फिर आपके 48 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या का अनुसूचित जनजाति, ये बात कर रहे हैं एसटी की, शेड्यूल ट्राइब की बात करें, एसटी की बात करें, तो एसटी के जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो वो है आपके 13.5%। कितना है? 13.5%। इसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित किया गया है? तो इसरदा बांध परियोजना आपके टोंक और सवाई माधोपुर जिले में के लिए निर्मित किया गया। इसका फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही आंसर है। 50 नंबर क्वेश्चन है, स्थलाकृति और अवस्थिति में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो उड़िया का पठार माउंट आबू में नहीं है, बाकी भाकर पूर्वी सिरोही में है। लसड़िया का पठार, 1 मिनट को वापस देखते हैं। हाँ, उड़िया का पठार माउंट आबू में है, वो बोराट का पठार में समझ गया था कि उड़िया का पठार जो आपके माउंट आबू में है, बाकर पूरी सिरोही में है, और लसड़िया का पठार ये राजसमंद में नहीं है, आपके जयसमंद जिले के पास में आता है। तो तीसरा ऑप्शन इसमें से होगा। और जयसमंद जो कि एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है कि जो जय सिंह जी के द्वारा निर्मित है, और इसके ऊपर 7 छोटे बड़े टापू बने हुए हैं, और सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का बांगड़ा है, सबसे छोटे टापू का नाम प्यारी है, और इससे 2 नहरें भी निकाली गई है, श्यामपुरा और बाटखेड़ा, जो कि काफ़ी फेमस है, सिंचाई के लिए काम में लिया जाता है। और बोराट आप सभी को पता होगा कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में है। कुंभलगढ़ आपके राजसमंद में पड़ता है और गोगुंदा आपके उदयपुर में आता है, यानी कि 2 जिलों में, राजसमंद और उदयपुर के बीच में पड़ता है ये बोराट का पठार। आप कमेंट करके बताएंगे कि जो ऊपरमाल का पठार है वो किन 2 जिलों के बीच में फैला हुआ है? ऊपरमाल का पठार किन 2 जिलों के बीच में फैला हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में इनसेप्टिसॉल्स मृदा कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में इनसेप्टिसॉल्स मृदा कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है पाली, भीलवाड़ा और सिरोही जिलों में इनसेप्टिसॉल्स मृदा पाई जाती है। राजस्थान में एंटीसॉल्स मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है? राजस्थान में एंटीसॉल्स मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है? कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट है आपके खनिज और क्षेत्र कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जामर कोटड़ा का सही है, रॉक फास्फेट, मैग्नीज कांडाकुटा सही है, तांबड़ा काला गुमान सही है, लो एस्क, 1 मिनट को वापस देखते हैं। 52 नंबर तो इसमें पहला और दूसरा तो सही है, तांबड़ा काला गुमान गलत हो जाएगा, ठीक है, पन्ना के लिए जाना जाता है काला गुमान। लो एस्क का मोरिजा डाबला इसमें सही आंसर है। शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य आपके 12 जिले में स्थित है। और शेरगढ़ एक किला भी है जिसको हम कोषवर्धन दुर्ग के नाम से जानते हैं। शेरगढ़ एक ऐसा दुर्ग है जो कि 3 राज्यों की सीमा पर बना हुआ है, ठीक है। तो ये यूपी, एमपी और राजस्थान 3 राज्यों की सीमा पर ये बना हुआ किला है शेरगढ़ ये वन्यजीव अभ्यारण्य आपके 12 जिले में आता है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश होगा आपके अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र, जिसको हम 1C के नाम से जानते हैं, ये सबसे बड़ा है। तो आप ही कमेंट करके बताना कि सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है, आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट है बीठेड़ी पवन ऊर्जा परियोजना किस जिले से संबंध रखती है? तो ये बीठेड़ी आपके जोधपुर से संबंध रखती हैं। ये पवन ऊर्जा है बीठेड़ी जो कि जोधपुर से संबंधित है।
जैसलमेर से संबंधित आपके अमर सागर वाली, ठीक है। आप कमेंट करके बताएंगे कि देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना है, देवगढ़ पवन ऊर्जा योजना, ये आपके कौन से जिले से संबंध रखती हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किन जिलों का जनघनत्व 100 से कम है। 100 से कम जनघनत्व वाले जिले कौन कौन से हैं, तो इसमें आपके जो सही आंसर आपके सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, इन सब में जो सबसे कम है वो आपके जैसलमेर का, जो कि कितना है, 17 है। तो आप कमेंट करके बताना है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, इसका उत्तर आप कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट है आपके राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष में घोषित हुई थी, तो फरवरी 2010 में घोषित हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा फरवरी 2010 में। राजस्थान के किस भाग में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो दक्षिण राजस्थान में होता है, ठीक है, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी में। फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही आंसर होगा। मक्का की उन्नत किस्म में माही कंचन और माही धवल, ये मक्का की उन्नत किस्म है। आप कमेंट करके बताएंगे कि माही सुगंधा कौन सी फसल की उन्नत किस्म है। माही सुगंधा और चंबल दोनों कौन सी फसल की उन्नत किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 59 नंबर है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की किस जिले की न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात है, तो सबसे कम जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो आपके धौलपुर जिले का है। सबसे अधिक लिंगानुपात आपके ग्रामीण में वो आपके पाली जिले का, सबसे ज़्यादा ग्रामीण लिंगानुपात पाली का है और सबसे कम है आपके धौलपुर जिले का। राजस्थान का औसत लिंगानुपात, अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। खसगास जो कि सुगंधित इत्र बनाने के लिए और पर्दे बनाने के लिए काम में ली जाती हैं, ठीक है। तो इसका उत्पादन मुख्य रूप से किन जिलों में होता है, तो भरतपुर और टोंक जिले में, भरतपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर, इन वन विभाग क्षेत्रों में ये मिलती हैं। एक होती है सेवण घास। सेवण घास राजस्थान के किस क्षेत्र में मिलती है, उत्तरी क्षेत्र में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, कौन से क्षेत्र में सेवण घास मिलती है। अगला प्रश्न आपके राजस्थान में नगरपालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक में गठन के लिए गणपूर्ति का, उसमें मतदान के लिए हकदार व्यक्तियों का कुल संख्या कितनी होगी, तो ये जो संख्या होगी आपके, वो संख्या होगी 3/4। 3/4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे, तो राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे आपके संग्राम सिंह। कौन है इसमें, संग्राम सिंह। संग्राम सिंह राजस्थान के जो प्रथम विधानसभा इसके प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे। 62 का सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। और राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे आपके नरोत्तम लाल जोशी थे, और उसके उपाध्यक्ष जो थे वो लाल सिंह सक्तावत से उदयपुर से थे। और आप कमेंट करके बताना कि राजस्थान का ऐसा व्यक्ति जो राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष भी रहा है, उपाध्यक्ष भी रहा है और प्रोटेम स्पीकर भी रहा है, तीनों पदों पर जो सुशोभित करने वाला व्यक्ति कौन है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, इन्हीं में से इसका उत्तर होगा वह व्यक्ति जो राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष भी रहा है, उपाध्यक्ष भी रहा है और प्रोटेम स्पीकर भी रहा है। इसका उत्तर आप कमेंट करके जरूर बताना। अभी जो चल रही वो 15वीं विधानसभा है, 15वीं विधानसभा के जो प्रोटेम स्पीकर है वो किसको बनाया गया था, इसका भी उत्तर आप कमेंट करके जरूर बताना। अगला प्रश्न आपकी 63 नंबर। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। जिस समिति में कौन शामिल नहीं होता है, तो उस समिति में आपका मुख्यमंत्री होता है, विधानसभा का अध्यक्ष होता है और विधानसभा में विपक्ष का नेता भी होता है। लेकिन जो हाईकोर्ट का जो जज होता है उसमें शामिल नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, ठीक है। अभी वर्तमान में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, आप कमेंट करके बताएंगे इसका उत्तर। अगला प्रश्न है 64 नंबर। राजस्थान सूचना आयोग की सूचना नहीं देने पर, राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का इसमें जुर्माना अध्यारोपित किया जा सकता है, तो ये जुर्माना किया जा सकता है 25,000 रुपये का। सही आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन 25,000 रुपये का। राजस्थान की राज्य की जो प्रथम वित्त आयोग उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो राजस्थान के जो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो थे आपके के गोयल। कौन थे इसमें, के गोयल। के गोयल ये राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। और अभी वर्तमान में जो छठे वित्त आयोग चल रहा है, तो छठा वित्त आयोग का जो अध्यक्ष वर्तमान में वो कौन है, आप कमेंट करके बताना। ये हीरालाल देवपुरा भी वित्त आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा इनसे पहले ज्योति किरण भी जो वित्त आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। बात करें एस के घोष की, तो ये राजस्थान की जो आरपीएससी उसके प्रथम अध्यक्ष थे। और हीरालाल देवपुरा आप सभी को पता होगा सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे थे। अगला प्रश्न है राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब हुई थी, प्लानिंग डिपार्टमेंट। तो नियोजन विभाग की जो स्थापना हुई थी वो आपके 1953 में हुई थी। सही आंसर इसका 1953। राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी, आप कमेंट करके बता सकते हैं। राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी, राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी। 2 ऑप्शन में आपको दे रहा हूँ, 1901 तो 50 है और दूसरा 1955 है। दोनों में से कोई उत्तर आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगला प्रश्न आपके हैं कि टीकाराम पालीवाल, ध्यानपूर्वक कथन को पढ़ना है और फिर सही कथन का चयन करना है। टीकाराम पालीवाल राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री भी रहे, तो बिल्कुल सही बात है। तो टीकाराम पालीवाल एकमात्र ऐसे
मुख्यमंत्री जो कि निर्वाचित मुख्यमंत्री थे 200 से आते थे ये, और ये उप मुख्यमंत्री भी बने। सही बात है ये तो। हरिशंकर बाबड़ा राजस्थान के सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहते थे, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इसका आपके ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। अब तक राजस्थान में कितने उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं? ठीक है, अब तक राजस्थान में कितने उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं? जो अंतिम थे वो आपके सचिन पायलट थे उप मुख्यमंत्री के रूप में। अब तक राजस्थान में कितने उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, इसका उत्तर आप कमेंट करना। इसके अलावा एक उप मुख्यमंत्री भी बनी थी राजस्थान में, जो कि बाद में 3 राज्यों की राज्यपाल भी रही थी, उसका भी उत्तर आप कमेंट करना। और हिंट देता हूँ आपको, वो राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये रहा आपके 68 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी की अपील की जा सकती है? तो ये की जा सकती है आपके 60 दिन के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं 69 नंबर। राजस्थान के राज्यपाल पदेन कुलाधिपति होते हैं। तो इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है, अगर आपको इसका सही उत्तर पता हो तो आप जरूर कमेंट करना। मैं जो इसने आरपीएससी ने RSSB बोर्ड ने इसका जो सही उत्तर माना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर सी माना है। राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के ये कुलाधिपति होते हैं। तो इसका उत्तर आप कमेंट करके बताना, ठीक है, कौन सा इसमें सही है। नेक्स्ट आपके 70 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा था? तो सबसे ज़्यादा बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो भैरव सिंह शेखावत के समय में लगा था, जो कि राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे, और बाबूशाह के नाम से इनको जाना जाता है। और ये राजस्थान ऐसे मुख्यमंत्री जो कि बाद में राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री बने थे जो कि बाद में भारत के उपराष्ट्रपति भी बने थे। अभी हाल ही में देश के जो 14वें उपराष्ट्रपति बने वो भी राजस्थान से संबंध रखते हैं, और लोकसभा के जो अध्यक्ष है वो भी राजस्थान से संबंधित रहे हैं। तो ये भी आप कमेंट करके बताना कि अभी जो उपराष्ट्रपति हैं वो राजस्थान के किस जिले से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट आपके निपुण भारत, इनका क्रियान्वयन किया जा रहा है तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। निपुण का आप पूरा नाम बता सकते हैं, अगर आप जो ICT की ये शैक्षिक परिदृश्य में पढ़ा है आपने तो NIPUN का आप पूरा नाम कमेंट करके ज़रूर बताना। निपुण का आपको दीक्षा का, राइज का, निष्ठा का, ठीक है, स्माइल का, इन सभी का पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त सचिव जो होते हैं, सचिव वित्त मंत्रालय के, उसके आपके हस्ताक्षर होते हैं। सही आंसर हो जाएगा इसका वित्त सचिव, वित्त मंत्रालय का जो सचिव होता है उसके हस्ताक्षर होते हैं। 72 का डी आंसर इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट है ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य है कि असंगठित जो कामगार है उसको राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करना। 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है वो कौन है? तो NK सिंह हो जाएंगे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह। ये राष्ट्रीय की बात हो रही है, जबकि राजस्थान में 6वां वित्त आयोग चल रहा है जिसके जो अध्यक्ष हैं, अभी आपने इसका उत्तर बता दिया होगा, उसके अध्यक्ष है अभी प्रद्युमन सिंह। इसके अलावा 2 और इसके सदस्य हैं, भीम सिंह, और एक भीम से एक विधायक के भीम से जो कि राजसमंद से आते हैं, और एक आपके लक्ष्मण सिंह है। तो इनके जो 2 ये प्रद्युमन सिंह के जो अलावा अध्यक्ष के अलावा 2 सदस्य हैं उनका भी आप कमेंट करके बताना। राजस्थान में जो 6वां वित्त आयोग है, ठीक है, उसके अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह है, उनके अलावा 2 सदस्य और हैं, इनका उत्तर आप कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर है, राष्ट्रीय कैंसर मिशन की किसकी उप योजना को लॉन्च किया है? तो राष्ट्रीय कैंसर मिशन निम्नलिखित में से इनमें से किसकी उप योजना के रूप में इसको लॉन्च किया? तो ये आपके लॉन्च किया था राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के रूप में। प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक की किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये विश्वेश्वरैया के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति से संबंधित है। तो भारत में जो हरित क्रांति है वो संबंधित आपकी उच्च उत्पादक किस्मों की बीज उत्पादन से। नेक्स्ट है आपके बहुआयामी गरीबी सूचकांक किस वर्ष में शुरुआत हुई थी? तो ये शुरुआत हुई थी आपकी 2010 में। नेक्स्ट है केंद्रीय बैंक कौन सी साख नियंत्रण को परिमाणात्मक विधि है? तो ये हो जाएगा आपके बैंक दर का। अगला क्वेश्चन आपके 80 नंबर है। 80 नंबर क्वेश्चन आपके कि 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम कितने जिलों में समाहित किया गया है? तो गहन कृषि जिला कार्यक्रम है वो 1960-61 में शुरू हुआ था। इसके अंतर्गत कितने जिलों को इसमें समाहित किया गया? तो 7 जिलों को इसमें समाहित किया गया था। गहन कृषि जिला कार्यक्रम जिसका शॉर्ट नाम होता है IADP जो कि ये 1960-61 का है, और इसमें आपके 60-61 इसमें आपके 7 जिले शामिल किए गए थे। कैसे याद करोगे? तो 6 और 1 7। अगला प्रश्न आपके हैं राजस्थान की आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में किस प्रणाली को अपनाया जा रहा है? तो आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में जिस प्रणाली को अपनाया जा रहा है वो जिला स्तरीय आर्थिक प्रणाली को अपनाया जा रहा है। मनरेगा की तर्ज पर राजस्थान के शहरी निकायों में जो रहने वाले परिवार हैं उनको वित्तीय सहयोग की कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई थी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। सही आंसर हो जाएगा इसमें इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना।
अगला प्रश्न 83 नंबर है, राजस्थान के किस जिले में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2021 के नवीनतम सर्वेक्षण में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन का विशाल भंडार पाए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके जैसलमेर में। और भविष्य में जैसलमेर जिले में एक सीमेंट हब के रूप में देखा जा रहा है। यहाँ पे जो सीमेंट के जो ग्रेड लाइमस्टोन उसके काफ़ी विशाल भंडार पाए गए हैं। जो जैसलमेर का जो सानू क्षेत्र है वो इसी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है सुमेलित करना आपको इसमें 84 में अजरक प्रिंट, ये बाड़मेर, पावरलूम कपड़ों पर छपाई, मोठड़ा, मसूरिया, इन सभी को आपको सुमेलित करना है। तो इसमें जो सही सुमेलित आपके अजरक प्रिंट बाड़मेर का है, और फिर आपके पावरलूम कपड़ों की जो छपाई वो आपके बालोतरा की है, मोठड़ा ये जोधपुर का है, मसूरिया एक कैथुन का है। कैथुन में विभीषण मंदिर भी बना हुआ है, आप सभी को पता होगा, विभीषण मंदिर कैथुन में बना हुआ है। तो राजस्थान के किस किले में लक्ष्मण मंदिर बना हुआ है? राजस्थान के किस किले में लक्ष्मण मंदिर बना हुआ है, और वो उस राज परिवार का है जो उनके कुल देवता के रूप में इनको मानते हैं। आप कमेंट करके बताना कि लक्ष्मण मंदिर किस किले में बना हुआ है। नेक्स्ट आपकी सिंचाई योजना और जिले से संबंधित कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो सावन भादो ये कोटा की है, सोम कागदर उदयपुर की है, जबकि सोम कमला अम्बा डूंगरपुर की है। परवन लिफ्ट परियोजना ये जयपुर की नहीं है, सोम कमला अम्बा डूंगरपुर ये सही सुमेलित है। बोर कार्यक्रम जो है वो आपकी जयपुर पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो पुलिस आयुक्तालय जयपुर के समन्वय से चलाए जा रहे हैं। ये भिक्षुकों के पुनर्वास से संबंधित है। क्या है ये बोर कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो ये भिक्षुकों के पुनर्वास से संबंधित है। इसका बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर होगा। मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो मूंगफली के उत्पादन में भारत में गुजरात पहले स्थान पे आता है, और उसके बाद में नंबर आता है अपने राजस्थान का। तो राजस्थान कौन से नंबर पे होगा? दूसरे स्थान पे होगा। 88 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में जो संभावित संचालित सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम 1974-75 वाला, ठीक है, ये वित्तीय केंद्र और राज्य का हिस्सा कितना रखता है? तो ये रखता है 75-25 का। 1 अप्रैल 1999 से इसका जो हिस्सा है वो आपके 75-25 हो चुका है। तो 88 का जो करेक्ट आंसर है आपके सी हो जाएगा 75-25। राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था आपके लाखेरी, जो कि बूंदी जिले में आता है। क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा यहाँ पे एसीसी जो सीमेंट कारखाना यहाँ पे स्थापित किया गया था। और ब्यावर में राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई थी 1889 में, ठीक है, द कृष्णा मिल लिमिटेड ब्यावर अजमेर में। डबोक में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा है। और गोटन आप सभी को पता होगा, ये नागौर में सफ़ेद सीमेंट के लिए जाना जाता है। जेके सीमेंट का वहाँ पे कारखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना से प्रस्तावित लाभार्थी जिला कौन सा नहीं है? इनमें से जो पाली जिला है वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित नहीं होता है। बाकी तीनों सीकर है, जोधपुर है, नागौर है, तीनों ही लाभान्वित होते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में जो लिफ्ट नहर है उनकी संख्या कितनी, आप कमेंट करके जरूर बताना। जबकि एक है आपकी इंदिरा गांधी लिफ्ट सिंचाई परियोजना। इंदिरा गांधी लिफ्ट सिंचाई परियोजना ये किस जिले से संबंध रखती हैं? ये पश्चिमी राजस्थान से संबंधित नहीं है, इसका उत्तर पूर्वी राजस्थान से है। आप कमेंट करके बताना कि इंदिरा गांधी लिफ्ट परियोजना, लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंध रखती हैं। अगला प्रश्न 91 नंबर है कि हाल ही में खबरों में रहा परख, या आ गया परख, तो इसका संबंध किससे है? तो आपके शिक्षा से है। और स्माइल कार्यक्रम का जो संबंध है वो भी आपके शिक्षा से ही है, ठीक है। एक आपके भारतमाला, तो भारतमाला जो आपके परिवहन से संबंधित है, जबकि आयुष्मान भारत जो आपके स्वास्थ्य से संबंधित है। नेक्स्ट है अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी ने किस स्थान पर भारत का पहला, अपनी तरह का पहला है जो पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट की स्थापना की गई? तो ये आपके जैसलमेर में की गई। इसका आंसर हो जाएगा 92 का डी ऑप्शन है जैसलमेर। अगला प्रश्न आपके निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है। तो देखो इसमें ये सत्य कथन बताना है कि 6 अगस्त 2022 को जगदीप धनखड़ ने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए। जगदीप धनखड़ जो है आपके झुंझुनू जिले के निवासी हैं और राजस्थान से दूसरे उपराष्ट्रपति बनने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। लोकसभा सांसद और राज्यसभा विधानसभा के सदस्य, और पश्चिम बंगाल से वो राज्यपाल भी रहे हैं। ये बिल्कुल सही है। इसमें वर्तमान संसद के दोनों सदन के अध्यक्ष जो हैं राजस्थान से हैं। अब इसकी हमने पहले चर्चा की थी कि ओम बिरला जो आपके कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से आते हैं, जो कि लोकसभा के अध्यक्ष हैं, और जो राज्यसभा होती है उसके सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, जो कि अभी जगदीप धनखड़ है, जो कि झुंझुनू जिले से संबंध रखते हैं। झुंझुनू का एक गांव है कीठाना गांव, ये कीठाना गांव से संबंधित है। नेक्स्ट है आपके संयुक्त राष्ट्र संघ का जो वर्तमान महासचिव कौन है? तो ये है आपके एंटोनियो गुतेरेस है। इससे पहले जो थे आपके बान की मून थे, इससे पहले, अभी वर्तमान में एंटोनियो गुतेरेस है।
नेक्स्ट है सीमा सुरक्षा बल द्वारा जनवरी 2022 में राजस्थान की सीमा पर कौन सा अभियान चलाया गया था, तो ये चलाया गया था ऑपरेशन शरद हवा। नेक्स्ट है आपके के बिरला ग्रुप जो फाउंडेशन है उसका 32वां जो बिहारी पुरस्कार है वो डॉक्टर माधव हाड़ा को मिला है। ठीक है, डॉक्टर माधव हाड़ा को मिला है। ये 32वां पुरस्कार उनकी कौन सी कृति के लिए मिला है ये आपको बताना है। तो ये जो कृति है आपके वो पचरंग चोला पहर सकीरी, पचरंग चोला पहर सकीरी इनको मिला है। और इससे पहले जो 31वां बिहारी पुरस्कार मिला था उनकी कृति है ये हम यहाँ थे। तो इसके लेखक कौन है, हम यहाँ थे, इसके लेखक कौन है, आप इसका कमेंट करके ज़रूर बताना। ये 31वां जो बिहारी पुरस्कार है वो हम यहाँ थे कृति को मिला था। उसके जो रचनाकार है इसका नाम आप कमेंट करके ज़रूर बताना, 31वां जो पुरस्कार वो किसको मिला है। नेक्स्ट है रेलवे स्टेशन जिसको हाल ही में ग्रीन रेलवे स्टेशन की रेटिंग दी गई है 97। देखो इसमें ये इसका ऑप्शन हैदराबाद माना है RSSB बोर्ड ने, लेकिन इसका जो उत्तर है वो जोधपुर है। ठीक है, जोधपुर को ग्रीन ये प्लेटिनम ग्रीन रेटिंग्स दी गई है। तो इसका उत्तर अगर आपको सही पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। 98 नंबर क्वेश्चन है जनवरी 2023 में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस ये कहाँ पर आयोजित होगी, तो 98 का जो करेक्ट आंसर होगा नागपुर में, डी वाला ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में 9 अप्रैल 2022 को राजस्थान के किस लोक संगीत कलाकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो ये जो प्रदान किया गया था वो गाजी खां बरना को प्रदान किया था, जो कि खड़ताल के वादक हैं, खड़ताल वादक गाजी खां बरना। मामे खान ये रेड कारपेट पर इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं आपके मामे खान। फ्रेंच ओपन 2022 की जो महिला एकल का खिताब है वो किसके द्वारा जीता गया, तो ये जीता गया था आपके ईगा स्वियातेक के द्वारा। तो ये था आपके क्वेश्चन। बाकी की जो क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। 100 क्वेश्चन की इस वीडियो में मैंने चर्चा की। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और एक PDF अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, उस पे ऊपर आपको PDF मिल जाएगी। मैं आपको RSSB बोर्ड के इसी प्रकार के ओल्ड पेपर आपके सोल्व करवा रहा हूँ, तो आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो पुराने पेपर देख सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा थोड़ा सा अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। मिलते हैं दोस्तों आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।